हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। चैप्टर 2 के अंदर जो पहली 2 वीडियोस है उसके अंदर मैंने आपको अपने खुद के नोट से, जो कि पूरी तरीके से स्टडी मैट और क्वेश्चन बैंक के रेफरेंस से बने हैं, उसमें मैंने आपको ढंग से एक एक टॉपिक कवर करवाया है। प्लस थर्ड वीडियो के अंदर जितने भी ICAI ने आज तक RTP, MTP या पास्ट ईयर अपने एग्जाम क्वेश्चंस में पूछे हैं क्वेश्चन, वो आपको मैंने अच्छे से रीड भी करवाए हैं और समझाए भी हैं। प्लस नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों मैंने आपको उनका लिंक शेयर कर दिया है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे चैप्टर 3, जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस की डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझी थी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्म करने से पहले बनाती है। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जियो लॉन्च करने से पहले रिलायंस ने अपनी आसपास की एक्सटर्नल प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया होगा और फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी होगी। तो इस प्रोसेस को हमने बोला था स्ट्रैटेजी एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो भी एनवायरनमेंट हमारे आसपास, एक ऑर्गेनाइजेशन के आसपास इर्द गिर्द है, चाहे वो उसके एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो उसके वेंडर्स हो, चाहे वो उसके सप्लायर्स हो, चाहे वो उसके कस्टमर्स हो, चाहे जो भी कंपनी के आसपास, चाहे उसकी अकाउंटिंग टीम हो, HR टीम हो, ठीक है, फाइनेंस टीम हो, ये सब कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। उसकी खुद की रिसोर्सेज, उसकी मनी, उसकी कंपनी की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप है, ये सब के सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? इंटरनल एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर। तो पीपल के अंदर आ जाते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एंड स्टेक होल्डर्स। सेकेंड आपका आ जाता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के अंदर इनपुट, थ्रूपुट एंड आउटपुट। थर्ड आपका आ जाता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर हो जाता है आपका ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आ जाता है स्पेस, इक्विपमेंट एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क। फिर आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, जिसके अंदर आ जाता है आपका लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपका आता है लास्ट में अकाउंटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर आपके एथिक्स, वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब मिला के आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी डेफिनेशन। आगे चलते हैं। ये आपका फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर एंड फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। तो सबसे पहले तो जब भी आपके दिमाग में स्टेक होल्डर के बारे में कोई भी पूछे तो आपके दिमाग में 2 वर्ड्स क्लिक करने चाहिए, एक पावर और एक इंटरेस्ट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का भी पावर हो या किसी का भी इंटरेस्ट हो, वो स्टेक होल्डर है। पावर का मतलब हो गया कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी का CEO, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन सब के पास बेहद पावर है कंपनी की, या फिर आज की डेट में गवर्नमेंट भी बोले तो इसके पास बहुत पावर है, वो कंपनी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ये आपकी कंपनी में कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो हो सकता है भाई मेरे को भी आज रिलायंस में इंटरेस्ट हो, मैंने उसके शेयर चलो शेयर खरीदे होंगे तो शेयर होल्डर्स हो गए। बट मान लीजिए मैं उसके प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मैं उसका कस्टमर हूँ, मेरे को देखना हो कि भाई वो आगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रही है, या फिर मैं आज रिलायंस को कोई ना कोई एक माल बेचता हूँ और मेरे को ये पता लगाना हो कि यार जो मैं माल बेच रहा हूँ उधारी पे, उसके मेरे को पैसे टाइम पे मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। या फिर मैं एक रिलायंस के अंदर एम्प्लॉय हूँ और मेरे को पता करना हो कि मेरा जो इस साल का बोनस है वो रिलायंस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, पावर नहीं है मेरी कुछ भी, आज मैं रिलायंस के अंदर कर कुछ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा एक अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो भी मैं कंपनी का स्टेक होल्डर कहलाऊंगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। कौन कौन से क्या होते हैं स्टेक होल्डर? एनी पर्सन हु हैज पावर और इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे चलते हैं। मेंडलोस मैट्रिक्स। मेंडलोस मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स या फिर पावर एंड इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ये भाई साहब हमें बताते हैं कि हमें किस टाइप के स्टेक होल्डर से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको मेंडलोस मैट्रिक्स बनाना हो तो दिमाग में सबसे पहले लेके आना एक इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से बंदे होते हैं? वो होते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। वो है हमारे की प्लेयर। तो यहाँ से की प्लेयर से आ गया विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। इनकी कंपनी
इंडियन टीम के अंदर पावर भी सबसे ज़्यादा है और इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारी इंडिया टीम के क्या हैं, CEO, ठीक है, और शेयर होल्डर्स। तो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो की प्लेयर्स होते हैं। इनकी पावर भी सबसे ज़्यादा होती है और इनका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे अमित शाह, जिनकी पावर तो सबसे ज़्यादा है बट इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसको रेगुलरली GST रिटर्न, एनुअल रिटर्न फाइल करते रहें तो वो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो ये हो गई आपकी, इनको हमें सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फाई रखने की ज़रूरत होती है। इनको सेटिस्फाई कर दिया रेगुलरली इनकी फाइलिंग करके तो ये हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये हो गए हमारे सेकंड टाइप के स्टेक होल्डर्स। थर्ड टाइप के स्टेक होल्डर होते हैं कीप इन्फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रिलायंस के अंदर अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरे को ये पता लगाना है या मेरे को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं सप्लायर हूँ रिलायंस को तो मेरे को ये पता लगाना है कि जो मैं उधारी पे माल बेच रहा हूँ उसके पैसे मेरे को आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। तो इनको सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अंदर पावर कुछ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पूरा है कि हम इससे काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, तो हमारा फ्यूचर इस कंपनी के साथ काम करने में ब्राइट है या नहीं। तो ये कस्टमर होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ इन टाइप के स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करने की जरूरत होती है। इनको कीप इन्फॉर्म्ड कैटेगरी के अंदर हम डालते हैं कि चुपचाप बस इनको बताते रहो कि भाई सब कुछ धंधा पानी बढ़िया चल रहा है और आपको जो अपना पैसा है वो टाइम पे मिलता रहेगा। लास्ट हो जाते हैं लो प्रायोरिटी। इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनकी बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है, ये बोलते रहें कुछ भी, हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये होते हैं आपके रिपोर्टर्स, बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जिनका ना तो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना ही आपके बिजनेस में पावर है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि ये जो डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, ये बिजनेस के सिनेरियो के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो मोदी जी आ जाएंगे मेरे घर पे, मतलब घर पे तो नहीं आएंगे बट उनका नोटिस मेरे घर पे आ जाएगा कि अपनी फटाफट से एनुअल रिटर्न फाइल करो। और तब भी अगर मैं उनकी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो इस कैटेगरी कीप सेटिस्फाइड कैटेगरी से उठ के आ जाएंगे कि प्लेयर्स की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि अब उनको मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पावर भी सबसे ज़्यादा होगी और इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होगा कि देखे ज़रा अमित भाई साहब क्या गलत काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि ये अपनी एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो आपके क्वाड्रेंट्स के अंदर जो स्टेक होल्डर्स है वो आपस में मूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए आज मैं कोई बहुत बड़ा स्कैम कर देता हूँ 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का। ठीक है, चलो स्कैम करने का सोच ही रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार करोड़ की बात करते हैं। आज मैं 20 से 25 हज़ार करोड़ का स्कैम कर देता हूँ तो मेरे जितने भी मीडिया हाउसेस है, नीरव मोदी को कोई पहले जानता था जब उसने PNB का स्कैम किया, उससे पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे उसने स्कैम किया सारे मीडिया हाउसेस, रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ गए, स्कैम किया। ठीक है, तो जो आपके बिजनेस, जो आपकी मीडिया हाउसेस है वो फिर लो प्रायोरिटी ग्रुप से आपके दोबारा से की प्लेयर्स कैटेगरी में आ सकते हैं, जहाँ पे उनका जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो आपकी ब्रांड इमेज इफेक्ट कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट तो ज़्यादा हो ही गया। ठीक है, तो इनको एक एक करके समझते हैं और डिटेल में। सबसे पहले हमने पढ़ा था की प्लेयर्स। की प्लेयर्स होते हैं हाई पावर हाई इंटरेस्ट पीपल। इनको फुली एंगेज रखना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एफर्ट्स मारते हैं हमारे बिजनेस के अंदर और इनकी हमें एडवाइस लेते रहनी चाहिए और इनको हमेशा इन्फॉर्म रखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, पहली बात तो जो CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनकी मीटिंग होती रहती है और ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इन्हीं का ही होता है, तो ये अपने आप ही इन्फॉर्म रहते हैं। सेकेंड टाइप के हो जाते हैं कीप सेटिस्फाइड, जैसे कि गवर्नमेंट। ये हाई पावर बट लेस इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, इनको रेगुलरली इंफॉर्मेशन देते रहो तो ये आपको परेशान नहीं करते। आपका उसके बाद हमने पढ़ा था कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वगैरह, वेंडर्स वगैरह, सप्लायर्स वगैरह। इनको जितनी इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन इनको देते रहो ग्रुप के अंदर, तो ये आपका सही से काम करते रहते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स, जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं लो पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल। मॉनिटर देम विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। इनकी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और मिनिमल एफर्ट डालने पड़ेंगे हमें, और हमें इनके ऊपर एक आई रखनी पड़ेगी ताकि ये हम देख सके कि इनकी पावर चेंज तो नहीं हो रही। बस हमें ये देखना है कि इनकी पावर चेंज तो नहीं हो रही। जैसे इनकी पावर चेंज हुई हम इनके सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाएंगे, हम इनको सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे कि भाई हमने कुछ गलत नहीं किया है, अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी गलत शरत मत छापना हमारे बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैंडलॉस मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स।
तो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगी। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स एक तरह से आप ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये प्रॉफिटेबिलिटी रन होगी या नहीं होगी। अगर एक कंपनी को कोई भी अपनी अच्छी तरीके से उसको चलाना है अपनी कंपनी, तो उसको 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स की मदद से अच्छे से समझ के अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए और अपने प्रोडक्ट को उन 4 स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स के अंदर देखना चाहिए कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक जो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर है वो है इंडस्ट्री एंड मार्केट, ठीक है। दूसरा आपका स्ट्रैटेजिक ड्राइवर है कस्टमर्स, तीसरा आपका है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इनको एक एक को करके बड़ा ही डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक, बट मैं आपको ब्रीफली बता दूं, इंडस्ट्री और मार्केट का मतलब है कि कंपनी अपना प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री और मार्केट के अंदर टारगेट कर रही है, ठीक है। कस्टमर का मतलब है कि कंपनी कौन से कस्टमर्स को टारगेट कर रही है अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करना चाह रही है वो एक तरह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है। और चौथा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कौन से चैनल के थ्रू कंपनी बेचना चाह रही है, ठीक है। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स कंसीडर व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स हमें बताते हैं, जो ये 4 ड्राइवर्स है इसमें से एक ड्राइवर तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर से अलग, दूसरे राइवल कंपनी से अलग करता होगा। फॉर एग्जांपल, या तो वो ऐसा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंपनी का जो कि अभी दूसरे राइवल कंपनीज नहीं यूज़ कर रहे, या फिर एक ऐसा होगा प्रोडक्ट ही इतना डिफरेंशिएटेड होगा कि वो अपने राइवल कंपनी से अलग होगा, या फिर वो कस्टमर्स ही ऐसे टारगेट कर रही होगी जो राइवल कंपनीज अभी नहीं टारगेट कर रही, ठीक है। तो कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक ड्राइवर आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंशिएट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉम्पिटिटर के साथ। सेकंड, इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द की मार्केट्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स इन्वॉल्व होते हैं एनालिसिस ऑफ द की मार्केट्स, की कस्टमर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड चैनल्स इन विच प्रोडक्ट और सर्विसेज आर डिलीवर्ड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर का फर्स्ट ड्राइवर जो है इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज द कलेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज। फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसके अंदर आपका टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये सब आ जाता है, सिमिलर कंपनीज ग्रुप टुगेदर, ठीक है। इन मार्केट क्या होती है? जहाँ पे बायर और सेलर, ग्रुप ऑफ बायर और सेलर मिलते हैं एक दूसरे से। सम टोटल ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स। इट कैन बी फिजिकल, आपकी सब्जी मंडी टाइप्स भी हो सकती है, और वर्चुअल भी हो सकती है जिसके अंदर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया मान लीजिए चांदनी चौक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। तो इंडस्ट्री और मार्केट्स को एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये टूल क्या करता है कि आपको बताता है कि जो मार्केट पोजीशन है आपकी राइवल कंपनीज की वो कैसी है, उनका मार्केट शेयर कितना है, ठीक है। इट इज़ अ टूल टू स्टडी मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज बाय ग्रुपिंग देम इनटू लाइक पोजीशंस, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है? स्ट्रैटेजिक ग्रुप ये होता है कि जो आपकी राइवल कंपनीज है, ठीक है, उसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर जो हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर आप पहले तो डाल दो। फॉर एग्जांपल आपका ओप्पो, वीवो, एमआई, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं मोटोरोला, ये सब जो है एक टाइप के फ़ोन्स बनाते हैं और एक ही टाइप के कस्टमर्स को भी टारगेट करते हैं, तो ये एक ही स्ट्रैटेजिक ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। बट यही अगर आप एप्पल का एग्जांपल लोगे तो एप्पल अलग टाइप के कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहा है, बट प्रोडक्ट भी अलग बना रहा है। ये सब एंड्रॉयड बना रहे हैं, वो अपना iOS चला रहा है, तो वो आपका इस स्ट्रैटेजिक ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता एप्पल, ठीक है। तो क्या होता है? Strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approach and positions in the market. Companies having same strategic group have same product line breadth, sell in same price and quality, appeals to similar type of buyers, offer buyers similar services and technical assistance. सब कुछ सेम करते हैं, वो एक strategic group का पार्ट है। इसमें लिखा भी हुआ है अगर कोई कॉम्पिटिटर अपनी अलग कॉम्पिटेटिव अप्रोच अपनाता है जैसे कि एप्पल, तो वो उसका एक अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा, वो सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि यार हम एनालाइज कि डिफरेंट बंदे से थोड़ी ना करेंगे अपने आप को, हम एनालाइज करेंगे। अब ओप्पो, वीवो ने ये सोच के अपना प्रोडक्ट थोड़ी ना लॉन्च किया होगा कि मैं एप्पल के कस्टमर चुरा लूँगी। उसने तो यही सोचा होगा ना कि जो एमआई बेच रहा है या जो सैमसंग उस रेंज में बेच रहा है, मोटोरोला बेच रहा है, मैं वो वाले कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप वही होगा एक
उसी उन्हीं कंपनीज का स्ट्रेटेजिक ग्रुप होगा जिनको सेम ही कस्टमर्स को वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम कस्टमर्स को वो टारगेट कर रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सेम है, उनका प्राइस और क्वालिटी भी सेम है। तो अब सबसे पहले तो हमने बता रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप को मैप करने का और डिसाइड करने का विच फर्म बिलोंग्स टू विच स्ट्रेटेजिक ग्रुप। इसका आपका एक मेमोरी टेक्निक है IPAD। आई से है आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो अपनी कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, प्राइस, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, रेपुटेशन ऑफ कंपनी उसकी क्या है, कौन से रीजन में बेच रही है, ऐसे करके हर कंपनी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आइडेंटिफाई कर लो। फिर दूसरा, प्लॉट द 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स ओप्पो वीवो वगैरह की मान लो एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर एक वेरिएबल और एक वेरिएबल है उनके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को आप एक्स और वाई एक्सिस में डिफाइन कर लो, जैसे कि अगर आप देखोगे तो इस एग्जांपल में ICI ने किया भी हुआ है। फिर आप असाइन कर दो उन फर्म्स को कि वो किस किस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जैसे एप्पल को अलग स्ट्रेटेजिक ग्रुप में डिफाइन कर दो, ओप्पो वीवो वगैरह को सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में डिफाइन कर दो। और फिर आप सर्कल बनाओ। सर्कल कैसे बनाओ कि ओप्पो का मान लो अगर 10% मार्केट शेयर है तो उसका छोटा सर्कल, वीवो का मान लो 20% है उसका थोड़ा बड़ा सर्कल, और वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर कहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अब ये ABC कंपनी है, हमने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने डाला एक्स एक्सिस पे और रेपुटेशन एमंग्स कस्टमर्स को डाला वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब ABC के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि यार इसके रेंज तो बहुत कम है, ये जो फ्यू है इसके अंदर वो लाई कर रहा है तो इसकी रेंज तो बहुत कम है, बट इसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बट जो इसका आप सर्कल देखोगे वो बहुत छोटा बना हुआ है। इसका रीज़न ये है कि जो इसका मार्केट शेयर है वो बहुत छोटा है। ऑन द अदर साइड आप देखो इसके PQR के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रेपुटेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इसका सर्कल बहुत बड़ा बना हुआ है क्योंकि इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका सर्कल ज़्यादा बना हुआ है। तो आपकी कंपनी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कहाँ लाई करती है वो आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग से पता चल जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। आगे चलते हैं, हम अब पढ़ते हैं दूसरा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर जिसका नाम है कस्टमर्स। तो भाई कस्टमर्स हमारे एक तरह से देवता होते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी, वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगी। इसकी एक बात याद रखना, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए स्टेशनरी का सामान लेके आते थे, ठीक है। तो जब वो स्टेशनरी का सामान लेके आते थे हमारे लिए तो वो तो कस्टमर थे, लेकिन यूज़ हम लोग करते थे, हम बच्चे करते थे, तो कंज्यूमर हम थे। तो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एनालाइजिंग कस्टमर इज द फर्स्ट स्टेप इन डिफाइनिंग प्रोडक्ट या सर्विस। कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट्स to be able to collect and display data in order to show customer trends and profitability। तो इंपॉर्टेंट होता है कि एक कस्टमर का डेटा हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में डिफाइन कर सके ताकि हमें पता चले कि हमारे कस्टमर्स कौन से हैं। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर कस्टमर अलग अलग हो सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे बेबी डायपर का। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब भाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होते हैं? भाई ये सारे ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है इनकी। इनको एक एक बार बस पढ़ लेना एग्जाम से पहले, और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप जनरली अपने टर्म्स में लिख सकते हो इनको। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जो कि एक बिजनेस ऑफर कर रहा है कस्टमर को, ठीक है ना। इन शॉर्ट, what business are we in and what should be done to win over competition in each product and services we serve। प्रोडक्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंशिएट हो सकते हैं? उनके साइज़ के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनके कलर से, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज से, उनके ब्रांड नेम से, इन सब की यूज़ करके एक प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव, हैव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ऐसी अप्रोच लगाओ कि जो कस्टमर को चाहिए हम वही दें। सेकंड, प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। ऐसा प्रोडक्ट मत बना देना जिसका आपको प्राइस ही कॉस्ट से कम रखना पड़े। ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी प्राइसिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो। और तीसरा, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट शेयर इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। 13 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको दी हुई है स्टडी मैट के अंदर। इसकी मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दी है, ये आपको 3 बार ज़रूर पढ़ के जानी है एग्जाम से पहले। आपको
सारे एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम में एक केस सिनेरियो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे जिसके अंदर वो आपको 4 केसेस दे देंगे और आपको बताएंगे कि कौन से टाइप की मार्केटिंग इसमें यूज़ हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में ही नहीं आता कि मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी का नाम क्या था। तो अगर आपने ये मेमोरी टेक्निक ढंग से पढ़ी होगी और याद होगी तो आप कभी भी किसी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का नाम नहीं भूलोगे। तो हम इसको एक बार पढ़ते हैं। क्या है? एन एनलाइटेंड पर्सन यूजेस augmented and concentrated services to build direct relationship with organization or place through social and synchro interaction for differential demarketing। एक बार और पढ़ेंगे। एन एनलाइटेंड पर्सन, उसमें आ गई आपकी एनलाइटेंड और पर्सन, ये 2 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। यूजेस ऑगमेंटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सर्विसेज, augmented concentrated services to build direct and relationship with an organization or place through social and synchro interaction for differential marketing। ये आप 2-3 बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपके दिमाग में कभी भी आप मार्केटिंग का नाम नहीं भूलोगे, किसी भी मार्केटिंग का, ठीक है। तो अब एक एक करके मार्केटिंग हम जल्दी जल्दी समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग आपने देखा होगा जब आप फिल्म्स देखने जाते हो पीवीआर वगैरह के अंदर, तो अक्षय कुमार पैड्स की ऐड कर रहा होता है, या फिर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इसकी एड्स हो रही होती है, तंबाकू नहीं खाना चाहिए इसकी हो रही होती है। तो कोई भी सोसाइटी के नॉर्म्स के ऊपर जो भी हमारी अच्छे के लिए हम मार्केटिंग करते हैं उसको सोशल मार्केटिंग कहते हैं। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, देखो यहाँ पे आ गया प्रोग्राम्स, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन और कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स सीकिंग टू इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज, कॉज और प्रैक्टिस अमंग अ टारगेट ग्रुप टू ब्रिंग सोशल चेंज। ऐसी मार्केटिंग जो कि एक सोशल चेंज लाने में हेल्प करे उसको हम सोशल मार्केटिंग कहते हैं। सेकंड आ गया ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ए से ऑगमेंटेड, ए से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल दे दिया, ठीक है। इट इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड बेनिफिट्स दैट प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड कोर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। इसका सबसे बढ़िया आपका एग्जांपल है कि आप कभी भी लैपटॉप या मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको 100 या 200 रुपये के अंदर एक्स्ट्रा बोल देते हैं, आपको 1 साल का इंश्योरेंस दे देंगे, 2 साल का इंश्योरेंस दे देंगे। या फिर आप आजकल नई नई ब्रांड से कुछ कॉस्मेटिक सामान मंगवाओ तो आपको एक सैंपल के बेसिस पे अपना एक नया प्रोडक्ट भी आपको दे देते हैं कि आप टेस्ट कर लो इसको। तो उसको एक तरह से ऑगमेंटेड मार्केटिंग है कि आपको एक एडिशनल सर्विसेज, एडिशनल प्रोडक्ट दे दिया, मोर मतलब आपके कोर प्रोडक्ट से एडिशनल, ठीक है। थर्ड आ गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपको SBI कार्ड्स मिल जाएंगे। जब आप मेट्रो पे जाते हो तो हर मेट्रो के अंदर आपका कोई ना कोई SBI कार्ड वाला बंदा खड़ा होता है जो आपको SBI कार्ड बेच रहा होता है। तो 1-to-1 जहाँ पे मार्केटिंग होती है, आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि यार बजाज से लोन ले लो, वो आपका हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग है कि हम एक रिलेशन बिल्ड करते हैं एक क्लाइंट के साथ, मान लीजिए जो आप CA प्रैक्टिसेस में करते हैं, ठीक है ना, ताकि उस स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिलेशनशिप की वजह से हमें काम मिल सके। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड अदर्स। एक तरह से जब हम एक कस्टमर के साथ बहुत अच्छी अपनी रिलेशनशिप मेंटेन, जैसे आप दुकानदार देखोगे, जो भी पुराने दुकानदार है वो अपने कस्टमर्स के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कि वो 2-4 रुपये उनसे फालतू भी चार्ज कर ले तो वो कहीं और नहीं जाते। तीसरा आपका सर्विसेज मार्केटिंग, अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विस। एक तरह से सर्विसेज मार्केटिंग मतलब अच्छी सर्विसेज वगैरह देके उनको मार्केट करना, एक तरह से वो मार्केटिंग का ही पार्ट है कि जब वो एक कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत अच्छी दोगे तो वो आपका कंज्यूमर हमेशा के लिए बन जाएगा, कस्टमर। पर्सनल मार्केटिंग, अब पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस मार्केटिंग ये बिल्कुल 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 सेम है। इसके अंदर आपको 4 वर्ड्स याद करने हैं और आपकी तीनों की डेफिनेशन बन जाएगी। 4 वर्ड्स कौन से हैं? एक्टिविटीज अंडरटेकन टू create, maintain, change attitude and behavior towards, activities undertaken to change, maintain, change attitude and behavior towards। पर्सन के लिए पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस के लिए प्लेस मार्केटिंग। तो एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, इट इज पर्सन मार्केटिंग। इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो कोई भी पॉलिटिशियन का, फिल्म स्टार्स का, जो कि मार्केटिंग करते हैं अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ले सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए जो भी मार्केटिंग करी। और प्लेस के अंदर जैसे गुजरात टूरिज्म, राजस्थान पधारो हमारे देश, ये सब आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। आगे आ जाते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग होती है कि कोई भी कंपनी
अपने प्रोडक्ट मार्केट नहीं करती, अपनी वैल्यूज़, अपनी मिशन को मार्केट करती है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि रिलायंस फाउंडेशन की आती है ऐड, या फिर अडानी की ऐड आती है जिसमें गाँव की तस्वीरें दिखाते हैं, वो आपको बहुत सारे सोलर पैनल्स दिखाते हैं। तो आपसे ये नहीं कह रहे कि यार हमारा सोलर पैनल खरीद लो, ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे। वो कह रहे कि हमारा विजन है कि हम इंडिया को एक प्रोग्रेसिव देश बनाना चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट खरीदो। ठीक है, तो उसको हम एनलाइटेंड मार्केटिंग कहते हैं। आगे चलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग होती है कि एक ही कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स है बट उनकी मार्केटिंग अलग अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल HUL, वो लक्स भी बनाती है, वो पियर्स भी बनाती है, वो डव भी बनाती है, लेकिन तीनों की आपको एड्स देखने को मिल जाएगी आपको टीवी में। आपको तीनों के अंदर एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिखती है और आपका मन करता है यार तीनों में से ये तीनों प्रोडक्ट्स अलग है, तो मैं कोई एक स्पेसिफिक जो मेरे को ज़रूरत है मैं वो वाला प्रोडक्ट खरीद लूँ, तो उसका हम कहते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। अगला आ जाता है सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग हो जाता है कि जब आपकी डिमांड जो है वो सीजनल होती है या ऊपर नीचे होती है, एक रेंज में नहीं होती, तो उस टाइम पे हम सिंक्रो मार्केटिंग करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप कह सकते हो कि AC वगैरह जो हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो सर्दियों में ज़्यादा मतलब AC तो सर्दियों में कम बिकता है, गर्मियों में ज़्यादा बिकता है, और ब्लैंकेट सर्दियों में ज़्यादा बिकते हैं तो गर्मियों में कम बिकते हैं। तो वो जो ऑफ सीजन के टाइम पे वो जो सेल्स वगैरह लगाते हैं उसको आप सिंक्रो मार्केटिंग कह सकते हैं। आगे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप मार्केट करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जब भी आपके आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह खुलता है तो आप देखोगे वो जगह जगह अपने बैनर्स लगा देते हैं, तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। और लास्ट है आपका डी मार्केटिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डी मार्केट करने की जरूरत पड़ रही है तो आप मान के चलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत ऑर्गेनाइजेशन है। बट जनरली ऐसा होता है गवर्नमेंट के केसेस में, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी सब्सिडाइज रेटों पे चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है, वहाँ पे उनको डी मार्केट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल बसेस के अंदर कई बार जो ट्रैफिक टाइम होता है उसमें बहुत सारे लोग चढ़ने आ जाते हैं, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, तो मेट्रो को ज़्यादा प्रमोट करती है या कई बार बसेस को प्रमोट नहीं करती गवर्नमेंट, ताकि वहाँ पे भीड़ कम रह सके, उसको हम डी मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर की, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वो होते हैं जिससे कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला सेल्स चैनल, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं प्रोडक्ट चैनल, जो कि एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन में आपकी हेल्प करते हैं। This focuses on the series of intermediaries who physically handle the product on its path from its producer to the end user, जो कि आपका फिजिकली प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं और वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं इंटरमीडियरी से आपके एंड कंज्यूमर तक। और फिर आपका सर्विसेज चैनल आ जाता है, और इस सर्विसेज चैनल के अंदर आपके आ जाते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज या इंस्टॉलेशन सर्विसेज, जो कि आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल AC के केसेस में जब भी आप AC खरीदते हैं तो आपके घर में एक इंस्टॉलेशन के लिए अलग से टीम आती है, उसको हम कहते हैं सर्विसेज चैनल। रेफर्स टू द एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट as it moves through the sales channel and after purchase by the end user। परचेज करने के बाद या फिर सेल्स करते समय जो भी सर्विसेज की जरूरत होती है, जो वो प्रोवाइड करता है, वो होता है सेल्स चैनल। बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, और आप अपनी इस चीज़ को, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। All the best students and keep working hard. Bye bye.